का श्रेय जाता है जेम्स को। तो इसीलिए भारत भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, भारत के भूगोल के पितामह जेम्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का एक विस्तृत और बेहतर अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, कुछ हो गया क्या? चलो, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो मैंने कितने व्यक्तियों के नाम बताए हैं, आपसे डिस्कस किए हैं, मुझे रिकॉल कराइए। पहला नाम क्या बताया मैंने? एरेटोस्थनीज। तो भूगोल के पितामह किसे कहेंगे? एरेटोस्थनीज को कहेंगे पितामह, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। अंडरस्टूड? फिर हमने सेकंड आधुनिक पिता किसे कहा? मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, है कि ना? फिर हमने तीसरा पॉइंट पर देखा यहाँ पर क्या? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के पितामह फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फेडरिक को कहा। और भारत के भूगोल, तो इंडियन ज्योग्राफी के पितामह किसे कहा गया है? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को कहा गया है, रेनेल को। ठीक है, तो ये चार नाम आपको कंस्टेंटली याद रखना होगा। अब जाकर हम पृथ्वी की आकृति पर डिस्कस कर सकते हैं। अब जाकर हम पृथ्वी की आकृति पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलो। तो पृथ्वी की आकृति, आकृति यानी शेप कैसी है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले वो भ्रांतियों को नोट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी की आकृति को गोल, सर्कल में है, चपटाकार, फ्लैटेड, या सपाट, फ्लैट, और क्या क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं बैगनी है, हाँ, बेलनाकार भी कहते हैं। चलो बताइए, हाँ लिखता हूं मैं, बेलनाकार। और क्या कहते हैं भाई? मैंने जो सुना है वही सब लिख रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो कोई कहता है गोल है, कोई कहता है चपटाकार है, कोई कहता है सपाट है, बैगनी है, बेलनाकार है। अच्छा, एक और शब्दावली मिलता है हमको, अंडाकार भी तो मिलता है, कहीं कहीं सुनने में आता है अंडाकार है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी की आकृति अंडाकार भी है? पूछ रहा हूं, अंडाकार भी है? नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसे एक सिरे से नकार सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसे करके। पृथ्वी की आकृति इनमें से कुछ नहीं है ना? तो अब सवाल है कैसी है? तो इसके लिए आप मुझे बताइए, क्या पृथ्वी पर पर्वत है, माउंटेन है? माउंटेन है, पर्वत? क्या पहाड़ियां हैं, हिल मिलेंगी हमको? क्या मैदान मिलेगा, प्लेन मिलेगा? ठीक। क्या पठार मिलेगा, प्लेट? क्या नदियां मिलेंगी, नदियां, रिवर? ठीक है ना? क्या घाटियां मिलेंगी, वैली? क्या घाटियां मिलेंगी, वैली मिलेंगी? अब आप खुद बताइए, हम इमेज क्रिएट करते चलते हैं। क्या मैंने ये माउंटेन बनाया? बनाया? क्या मैंने ये पहाड़ी बनाई? क्या मैंने ये मैदान बनाया? बनाया? क्या मैंने ये पठार बनाया? पठार बनाया? क्या मैंने यहां से नदियां निकाली?
क्या ये नदियां बनाई मैंने? क्या मैंने घाटी बनाई? तो दो पर्वतों के बीच का भाग घाटी है, दो पर्वतों का बीच का भाग माउंटेन्स, दो पर्वतों के बीच का भाग घाटी है। अब दरअसल आपकी पृथ्वी में ये सारा कुछ है, हमने तो 2 ही 4 पॉइंट लिए हैं यहाँ पर। हमारी पृथ्वी पर पर्वत है, पहाड़ी है, मैदान है, पठार है, नदी है, घाटी है। तो आप बताइए, क्या ये सब चीजों को मिलाकर गोल बन सकता है? बताइए, गोल बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता, है ना? क्या चपटाकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सपाट हो सकता है? अंडाकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंडाकार में भी लगभग लगभग कहीं ना कहीं इस प्रकार की आकृति बनेगी अंडाकार, है ना? अब मान लेते हैं किसी पर्वत का मन कर रहा है इधर जाने का, तो एक पर्वत इधर जा रहा है, एक पर्वत इधर जा रहा है, एक पर्वत इधर, एक पर्वत इधर, अब बना लीजिए अब अंडाकार। समझ रहे ना? मतलब हमारे पास ये सारा चीज है, तो हम किसी एक आकृति पर डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है? कहीं पर उठा हुआ भाग है, कहीं पर दबा हुआ, उठा हुआ 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 दबा। लगभग हमारी पृथ्वी की आकृति कुछ इसी तरीके से है जैसे हमने देखा। कहीं पर उठा हुआ भाग है, कहीं पर दबा हुआ भाग है, क्योंकि आधा जल भी तो है और आधा वाटर मतलब ओशियन, और कहीं कहीं आधा भाग पर आपका क्या है, लैंड है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीप है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं उठा, कहीं पर उभरा हुआ, कहीं पर दबा हुआ भाग है, इसीलिए पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, ठीक है? तो पृथ्वी की इस आकृति को कहा जाता है जियोट। क्या कहते हैं जी? जियोट। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोट है, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज को, पृथ्वी की आकृति जियोट है। सर आज क्लास का सेकंड क्लास है ना? मैं आज ज्वाइन किया हूँ। हाँ सूरज भाई, ये आज क्लास का सेकंड क्लास है। क्लास आज ही से शुरू हुआ है। एक्चुअली कल मैंने डेमो दिया था, तो उसमें हमने केवल और केवल डिस्कस किया हुआ था सिलेबस को लेकर, ठीक है? कंस्टेंटली मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया था। आज हमारी पहली क्लास है, और पहली क्लास का पहला टॉपिक हमने आज ही से शुरू किया है। किस नाम से? द अर्थ, पृथ्वी के नाम से, ठीक है? तो पृथ्वी पर मैं इतने सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स देखिए, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि ब्लैंक पेपर लीजिए, और स्पाइरल जो कराते हैं ना, स्पाइरल जानते हैं आप लोग, स्पाइरल बाइंडिंग जैसे आप हैं, दैट इज तो स्पाइरल वाला नोट्स में बनाइए। हाँ, बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ मैं बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? और सबसे अच्छी बात यही है कि अपने साथ कुछ ब्लैंक मैप भी रखिए, खासकर ऑनलाइन वाले बच्चे। क्यों? क्योंकि मैं कई ऐसे टॉपिक रहेंगे जिसे ब्लैंक मैप पर, यहाँ पर भी ब्लैंक मैप पर मैं उसको नोट कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? सूरज कुमार, सूरज वर्मा, इसी तरह से आपको बनाना है। A4 साइज का पेपर बनाइए, स्पाइरल वाला बनाइए। स्पाइरल वाला इसलिए ताकि भविष्य में कोई और चीज आप उसमें ऐड कर सकें। और अपने साथ 2-3 इंडिया का और वर्ल्ड का ब्लैंक मैप रख लीजिए, ठीक? चलिए, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति जियोइड है, ठीक है? अब हुआ क्या, यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने गोल क्यों माना? अब देखो, पृथ्वी पर ना जब इस प्रकार की आकृति है, तो इस आकृति से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का हम सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। क्या नहीं लगा पा रहे थे? सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। तो इसलिए अधिकांश देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सटीक अनुमान लगाने के लिए कम से कम पृथ्वी को सर्कल तो बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सर्कल कैसे बनाए? तो जो उभरा हुआ भाग है उस भाग को मिला दिया गया,
मिलाते हुए मान लिया गया। अब आप बताइए, क्या पृथ्वी गोल नजर नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो इससे हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? कि हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम का निर्धारण कर लेंगे। साथ में उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, ये सब का निर्धारण हो जाएगा हमारा। हाँ कि ना? ऐसे में कोई लाइन छोटा नहीं होगा, कोई लाइन बड़ा नहीं होगा। लगभग सारी रेखाएं, लाइन जो हम खींचेंगे काल्पनिक रेखा, वो सब बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये गोल वाला केस कर लिया। अब जरा सोच के देखिए, हम इस लेवल पर आके इस टॉपिक को ऐसे समझ रहे हैं, अब छोटे बच्चों को बताते जियोड है तो क्या समझेगा बेचारा? इससे अच्छा क्या बोल दिया गया स्कूल कॉलेजेस में कि पृथ्वी की आकृति गोल है, पर वो गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति जियोड है। ठीक, तो नोट कर लिए सारे बच्चे। पहला पॉइंट, पृथ्वी की आकृति जियोड है। एक और शब्दावली मिलता है पृथ्वी की आकृति को लेकर, एक और शब्दावली मिलता है, सेकंड नंबर की शब्दावली। ठीक है, पृथ्वी की आकृति को लध्वक्ष गुलाब के समान माना जाता है। ऑब्लेट सेपर्ड के समान माना जाता है। पृथ्वी की आकृति को लध्वक्ष गुलाब, ऑब्लेट, सेपर्ड के समान माना जाता है। तो पृथ्वी की आकृति ऑब्लेट सेपर्ड कैसे है, समझेंगे हम इसको। ठीक है, अंडरस्टूड? जोर से बोलिए, एकदम क्लियर? ठीक है, तो लध्वक्ष गुलाब के भी समान माना जाता है। कैसे माना जाता है देखिए ध्यान से, है ना? कैसे माना जाता है, तो विजुअलाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी का ये वाला भाग देखिए आप, पृथ्वी का ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला भाग, ये वाला भाग सपाट नजर आ रहा है आपको? फ्लैट नजर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? भाई ये वाला भाग जो है एकदम गोल तो नहीं है ना, फ्लैट है। तो आपका इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला है आपका साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है, ये दोनों ही गोलार्ध कैसा है? सपाट है, फ्लैटेड है, सपाट है, फ्लैटेड है। इसीलिए पृथ्वी को हम लध्वक्ष गुलाब भी कह देते हैं। पृथ्वी को क्या कह देते हैं? लध्वक्ष गुलाब भी कह देते हैं। नोट करिए उसमें फटाक से। तो पृथ्वी का उत्तरी भाग यानी उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध,
है ना। तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों सपाट है, फ्लैटर्ड है, जिसे इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को लध्वक्ष गोलाभ है, ऑबलेट स्पर्ड है। ठीक, तो मैंने पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी, समझ आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पर। हमने पहला आकृति फिनिश किया, आकृति फिनिश करने के बाद हम सेकेंड पॉइंट गतियां, मोशन देखने वाले हैं। तो पृथ्वी की गतियां, है ना, पृथ्वी की गतियां, मोशन। कितनी तरीके की गतियां सुनी होगी आप लोगों ने? जानते हैं पृथ्वी की गतियां, मोशन के बारे में? क्या पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक जगह चुपचाप खड़ी है कि घूम रही है? घूम रही है ना, बोलिए, घूम रही है। ठीक, तो पहला घूमना घूर्णन, रोटेशन कहलाता है ना। दूसरा परिक्रमा, रिवॉल्यूशन, परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। और तीसरा होता है विशेषण। तीसरा क्या होता है? विशेषण, यानी प्रीशेषण। तो पृथ्वी की 3 गतियां होती हैं। कितनी? पृथ्वी की 3 गतियां। ठीक है, 3 गतियां होती हैं, 3 मोशन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी कितनी गतियां? 3 गतियां होती हैं। तो सबसे पहले देख लें घूर्णन क्या होता है। घूर्णन, है ना, डायग्राम दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। अब ये दिख रही पृथ्वी आपको, थोड़ा बड़ा करूं, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं। क्या ऑनलाइन में विजुअलाइज हो रहा है? क्या ऑनलाइन वालों को विजुअलाइज हो रहा है भाई? ये देखो, पृथ्वी अपने ही जगह पर इस तरीके से घूमती है। जब पृथ्वी अपने ही जगह पर इस तरीके से घूमती है तो इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन। क्या कहते हैं? हाँ, घूर्णन, रिवॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं अपनी जगह पर घूम रहा हूं। ये घूम रहा हूं ना अपने जगह पर, तो मैं अपने जगह पर घूम रहा हूं, मतलब मेरा क्या कहलाएगा? ये घूर्णन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। अंडरस्टूड? लेकिन जब मैं किसी का चक्कर लगाऊं, क्या करूं? किसी का चक्कर लगाऊं या कोई मेरा चक्कर लगाए, है ना, तो एग्जांपल सेट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और है ना, ये बॉटल है, पानी की बॉटल, समझना। ये मैं खड़ा हूं, मैं हूं सूरज, सूरज, ये है पृथ्वी, सन एंड अर्थ। ठीक है, अब ये देखो, ये अपने ही जगह पर घूम रही है, ये अपनी जगह पर घूम रही है, घूर्णन। क्या कहलाएगा? घूर्णन। और ऐसे ही अपने जगह पर घूमते 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 घूमते, देखिए अपने जगह पर घूम रही है और घूमते घूमते ये क्या कर रही है? मेरे चारों ओर भी तो घूम रही है। घूमी कि नहीं घूमी? दैट इज अ परिक्रमा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है। कितना आसान है। ठीक है, अंडरस्टूड? क्या मैं समझा पाया? सूरज। ठीक, तो पहला पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे? घूर्णन, पृथ्वी का, अर्थ का अपने अक्ष
अक्ष बोले तो एक्सिस, पर घूमना, राउंड करना, राउंड करना, घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। अंडरस्टूड गाइस? क्या हम समझ चुके हैं? ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, एक्सिस पर राउंड करना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, परिक्रमा क्या होता है? जब पृथ्वी, कौन बताइए? पृथ्वी, अर्थ, सूर्य के, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर, ऑलराउंड सर्कल में चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, तो उसे हम परिक्रमा कहते हैं, तो उसे परिक्रमा कहा जाता है, अर्थात रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं हम। ठीक, परिक्रमा से एक चीज और याद रखना ना, ठीक है, परिक्रमा से एक चीज और याद रखना, गणेश जी और एक दिन कार्तिकेय में लड़ाई हुआ था, याद होगा आप लोगों को? लड़ाई याद नहीं होगा, किसी से सुना होगा, वो याद होगा। उनमें कहा गया कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, यही हुआ था ना? तो क्या किया था कार्तिकेय? अपना मयूर लिया और उड़ गया, हाँ कि ना? बहुत सोचने विचारने के बाद गणेश जी ने क्या किया? दैट इज हाँ, कहा ना, क्या कहा उन्होंने? मम्मी पापा खड़े हो जाइए, और मम्मी पापा को पूरा संसार मानकर उन्हीं के साथ चक्कर लगाया ना, हाँ कि ना? तो जब किसी व्यक्ति का हम चक्कर लगाते हैं उसे हम परिक्रमा कहते हैं, इससे भी याद रखिएगा। तो वहां पर गणेश जी ने क्या किया था? घूर्णन किया था कि परिक्रमा किया था? परिक्रमा किया था। तो घूर्णन का मतलब अपने ही जगह पर घूमना, जैसे ये देखो, ये घूम रहा है अपने जगह पर, परिक्रमा, घूर्णन। और जब यही मेरे चारों ओर घूमेगा, परिक्रमा। तो पृथ्वी का घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और ये घूर्णन, दिस इज अ, ये घूर्णन, रोटेशन, ये कितने में पूरा करती है? तो एक घूर्णन पूरा करती है 24 घंटा में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, और इसी, तो घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है, दिन और रात का होना। इज दैट क्लियर? तो एक घूर्णन इक्वल्स टू 24 आवर। हालांकि अगर मुझसे आप सटीक पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, अगर कोई सटीक पूछे तो, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 24 आवर मान लेते हैं इसको। ठीक है, हालांकि इसको नोट कर लीजिएगा आप वहां पर। पृथ्वी का एक घूर्णन मतलब देखो, पृथ्वी अपने ही जगह पर ऐसे कितने घंटे में? 1 घंटा नहीं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट 24 घंटा में पूरा करती है। और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होते हैं, है ना? चलिए, दिन रात कैसे होंगे समझते हैं, समझे? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ना, क्या है? पृथ्वी। और हमने एक बनाया सूरज। मैं यहां पे बना दूं सूरज, इसको छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा? क्लोज।
थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई गाइस। अच्छा, ये कुछ नया स्पीड दे रहा है। हेलो। हेम, अंदर आओ तो। वो स्क्रीन कहाँ चला गया? अरे वो एक बटन क्लिक कर रहा था, वो चला गया यार उसको। अच्छा ओके, ठीक ठीक ठीक, इसी में रहने देते हैं ना। हाँ यही चाहिए। ठीक ठीक, इज दैट क्लियर गाइस? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, है ना? तो हम क्या देख रहे थे? पृथ्वी का घूमना, घूर्णन। तो घूर्णन की वजह से दिन और रात का कॉन्सेप्ट देख रहे थे हम, है ना? तो यहां पर मान लेते हैं हमने ड्रॉ किया यहां पर सूरज, सन, सन ड्रॉ किया। ये हमारा सन है, सूरज है। ये आपका सूरज है, सन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है ना? तो पृथ्वी घूमते हुए सूरज के जिस भाग पर पड़ेगा, उस भाग पर रोशनी जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए? उसी भाग पर रोशनी जाएगी ना? यस या नो, बताइए। ये देखिए, है ना? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, घूम रही है अपने अक्ष पर, घूम रही है। और जब ये घूमती है तो पृथ्वी के जिस जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है कि ना? क्योंकि हम घूम रहे हैं ना सूर्य के कंपैरिजन, तो जिस जिस भाग पर ये सूर्य की किरणें पड़ती है, उस भाग पर क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। इसीलिए 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। समझा पाया? और ये केवल और केवल किसकी वजह से होता है? घूर्णन की वजह से होता है। अगर पृथ्वी नहीं घूमती, एक अभी जैसे फिक्स है, स्थिर है, तो केवल इसी पार्ट पे दिन होता, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाता? नाइट हो गया रहता। हाँ कि ना? यस एंड नो, मुझे बताइए। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा केवल इतना पार्ट डे है और ये पार्ट हमारा नाइट है। लेकिन जब ये घूमेगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो वो नाइट हो जाएगा, ये डे हो जाएगा। समझा पाया? तो पृथ्वी का घूमने की वजह से ही बेसिकली क्या होता है जी? डे और नाइट का कॉन्सेप्ट आता है। इज दैट क्लियर? चलिए ये देखिए, पृथ्वी कैसे घूम रही है और जिस जिस भाग पर घूमेगी उस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, वो वाला हिस्सा आपका दिन हो जाएगा। चलो, तो ये होता है, ठीक है। जबकि रिवॉल्यूशन यहां पे अप्रोक्सीमेट लिखा आपने, ठीक है, और फिक्स लिखा, तो फिक्स भी लिख लीजिएगा। फिक्स कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड पृथ्वी का घूर्णन का टाइम ड्यूरेशन है ना? तो चलिए देखते हैं अब परिक्रमा को लेकर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है उसे हम परिक्रमा कहते हैं। और एक परिक्रमा कितनी? एक परिक्रमा, लाइक दैट, एक रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू, एक परिक्रमा इक्वल्स टू होता है कितना? 365, 365 डेज, 6 आवर, 6 घंटा। तो सूरज अपनी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है कितना? 365 दिन 6 घंटे में। कितने में? 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक। और पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सीजनल चेंजेस होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंजेस होता है।
सीजनल चेंजेस होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, अंडरस्टूड। चलिए, तो पृथ्वी का एक परिक्रमा बराबर कितना दिन? एक परिक्रमा लाइक दैट रिवॉल्यूशन कितना दिन? 365 डेज एंड 6 आवर, 6 घंटा, यही होता है ना हमारा। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर एक साल में ये 6 घंटा एक्स्ट्रा है तो 4 साल में कितना घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा? 4 साल में कितना? 24 आवर एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? और 24 आवर मतलब वन डे या नाइट, एक दिन की बात हो जाती है। 24 घंटा मतलब पूरा का पूरा एक दिन, हाँ कि ना? तो अब ये एक दिन को एडजस्ट कहाँ करते हैं? तो हमारी कैलेंडर में 2 वर्ष होते हैं। कैलेंडर के अनुसार से अगर आप जानते होंगे तो 2 तरह का कैलेंडर होता है। एक होता है जनरल, सामान्य और सामान्य वर्ष वाला, और दूसरा होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप ईयर। तो देखिए होता क्या है, सामान्य वर्ष 365 दिन अर्थात फरवरी का महीना 28 का होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और अगर लीप ईयर हुआ तो इसका मतलब वो 366 दिन और वो फरवरी का महीना कितना होगा? 29 दिन का होगा। तो वो जो 6-6 घंटा करके हर साल में 6-6 घंटा करके बढ़ा है, तो उसे हम अंतिम में जब 4 साल पूरा हो जाता है, 24 घंटा बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे लीप ईयर समझकर फरवरी 29 तारीख को ऐड कर देते हैं। फरवरी 29 तारीख में ऐड कर देते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? एक बार और, नहीं लगेगा? ठीक लगेगा कि नहीं मुझे बताइए। तो पृथ्वी परिक्रमा कितने में करती है? 365 दिन 6 घंटा में, और यही 6 घंटा 4 सालों में कितना बन जाता है? 24 घंटा बन जाता है। तो 4 सालों में जब ये 24 घंटा बन जाता है, तो इस 24 घंटा एक दिन को हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? लीप ईयर के में एडजस्ट करते हैं, और जिसमें हमारा फरवरी का महीना 29 हो जाता है। अब सवाल ये है कि लीप ईयर्स को पता कैसे करें, पता कैसे लगाएं? पता कैसे लगाएं? बहुत आसान है, पता कैसे लगाएं। ठीक है, चलिए आसान है, देखते हैं कैसे आसान है ना? तो आपको पता है लीप ईयर जैसे 2025 है, अभी 2025 है, इसको 4 से भाग देकर देखिए। अगर 4 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से कट जाता है, बिना पॉइंट आए, दशमलव या डेसिमल लगे, अगर कट जाता है मतलब ये लीप ईयर होगा। इसमें फरवरी का महीना 29 होगा, नहीं तो 28 का महीना होगा। आप काट के देखिए कटेगा क्या? 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, दशमलव आएगा क्या? तो ये सामान्य वर्ष है, ये नहीं कट रहा है मतलब ये सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है। ठीक है, चलो 2026 को काट कर देखिए, काटिए 2026 को। 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 2 बच रहा है, दशमलव आएगा, डेसिमल आएगा, मतलब ये भी नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटा, इसका मतलब क्या होगा? ये भी जनरल ईयर होगा, मतलब इसमें क्या होगा? फरवरी का महीना 28 होगा, हाँ कि ना? ठीक है, चलो 2027 को काट के देखिए, 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है ना, तो ये भी क्या वर्ष होगा? जनरल ईयर होगा, हाँ कि ना? 2028 को काट कर देखते हैं अब,
2028 को काट कर देखिए। ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग भी बताइए कमेंट करके। काट के देखिए क्या कटेगा, 4 एकम 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। तो बिना दशमलव लगे कट गया, कटा कि नहीं कटा? इसका मतलब ये कौन सा वर्ष होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। और 2028 में हमारा फरवरी का महीना क्या होगा? 29 का होगा। समझा पाया मैं? तो बहुत आसान था। इससे हमने किसका? रीजनिंग के भी सवाल कंप्लीट कर लिए एक तरीके से। और ये रीजनिंग के सवाल आखिर आए कहां से? तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ही तो आए हैं, परिक्रमा से ही आया हुआ है। इसे रीजनिंग के सवाल बनते हैं आपके कैलेंडर में। एक प्रश्न बनता है आपका लीप ईयर और सामान्य वर्ष के रेफरेंस में। एकदम क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे डील करें। कौन से पॉइंट पर? अभी थर्ड हमारा बचा हुआ है विशेषण। विशेषण तो विशेषण क्या मैं अच्छे समझा पा रहा हूं? 100%? कहीं का थोड़ा सा चुप? ऑनलाइन में भी कमेंट करके बताइए हमें कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम थर्ड पॉइंट को विशेषण को डील करते हैं। विशेषण प्रिशेषण, प्रिशेषण विशेषण, है ना? तो प्रिशेषण में क्या होगा इसमें थोड़ा सा समझिए, है ना भाई? देखो, जब हम पृथ्वी का घूर्णन गति, रोटेशन एंड परिक्रमा, रिवॉल्यूशन, किसको? रिवॉल्यूशन। जब हम ये दोनों चीजों को देखते हैं, दोनों चीजों पर देखते हैं, तो हमें एक तीसरी अवस्था देखने को मिलता है, विशेषण। विशेषण, ठीक है? विशेषण। ठीक है? अब समझिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की आयु, एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी की आयु टोटल कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु, ठीक है? जिसमें से हम 2.4 वर्ष जी चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जी चुके हैं। तो बचा कितना? 2.2 अरब वर्ष। अरब वर्ष बचा हुआ है। ये इतना हमारा बचा हुआ है। तो होगा क्या? होगा क्या? ये है सूरज और ये है आपकी पृथ्वी, है ना? तो अभी सूरज और पृथ्वी के बीच लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। कितना है डिस्टेंस? 15 किलोमीटर की। तो सूरज और पृथ्वी के बीच अभी एक ज्यादा दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी ना धीरे धीरे घटती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी सूरज के काफी नजदीक चली जाएगी। क्या हो जाएगी? नजदीक चली जाएगी। और जब नजदीक होगी ना, तो पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमा छोड़कर लट्टू की तरह, टॉप जानते हैं टॉप, लाइक अ टॉप, भौरा, भौरा। तो भौरा जब चलती है तो काफी स्पीड से चलती है, सीधा चलती है, चलती नहीं चलती है सीधा। और उसके बाद जब लास्ट में होता है तो गिरते हुए लटकती है ना, लुढ़कता हुआ, ऐसा से लुढ़कता है ना, बस। तो पृथ्वी जब लुढ़कती अवस्था में चलेगी, दैट इज अ विशेषण प्रिशेषण। समझा पाया? एक बार और
देखो, पृथ्वी जब क्या होगी, पृथ्वी सूर्य के नजदीक पहुंचेगी तो पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा नहीं होगा। उस समय क्या होगा, पृथ्वी लट्टू की तरह लुढ़कना आरंभ कर देगी। इसी अवस्था को कहते हैं विशेषण, प्रीशेषण। तो लिखिए, पृथ्वी का लट्टू की तरह लुढ़कना प्रीशेषण कहलाता है। पृथ्वी का लट्टू की तरह लुढ़कना प्रीशेषण कहलाता है। ठीक है, चलो तो क्लास फिनिश करूं। मजा आए पूरी क्लास ज्योग्राफी की? अच्छा लगा? ठीक, तो कल मिले।